हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शिवी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु की क्लास 11th की हिस्ट्री, जिसमें हम चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर 3 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऋग्वैदिक इरा के बारे में पढ़ा था, जो 1500 BC से 1000 BC के तक चला था। ठीक है, और अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेटर वैदिक इरा के बारे में, जो 1000 से लेके 600 BC तक चलने वाला है। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने ऋग्वैदिक पीरियड में क्या पढ़ा था। उसके बाद फिर मैं आपको लेटर वैदिक के बारे में बताऊंगी, फिर दोनों का कंपैरिजन भी हम करेंगे कि ऋग्वैदिक में और लेटर वैदिक में क्या क्या डिफरेंस हुआ करते थे। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। आप जस्ट इस बुक को रीड करें या फिर जब आप मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी मैं बोल रही हूँ, आपको जो भी समझ में आ रहा है, आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर रखिए और उसको साथ साथ में नोट डाउन करते जाइए। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी बनते जाएंगे, आपको बार बार लेक्चर देखना भी नहीं पड़ेगा और रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। और अगर एग्ज़ाम आप मेरा लेक्चर एक बार आपको नहीं समझ में आएगा, 2 बार नहीं समझ में आता है, आप बार बार देखिए। आपका क्या होता है, देखो, हिस्ट्री या फिर सोशल स्टडीज़ के कोई भी सब्जेक्ट जो है वो एक बार में हमको कभी लर्न नहीं होते। आप जितनी बार उनको रिवाइज करोगे, आपका कंटेंट ब्रश अप होता जाता है, वो और ज़्यादा आपके दिमाग में बढ़ता जाता है। आप जब भी किसी भी टॉपर के इंटरव्यू आप पढ़िए, आप वो बोलेंगे, आपको रिवाइज 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 ही एक की है सक्सेस मिलने का, यूपीएससी और एसएससी में। तो आप जितना चाहे उतना रिवाइज कीजिए। आप लेक्चर एक बार देखिए, 2 बार देखिए, बार बार देखिए। आपको सारी चीज़ें, आप एक बार देखेंगे आपको कुछ और समझ में आएगा, आप दूसरी बार देखेंगे आपको कुछ और नई चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगी, तीसरी बार देखेंगे आपको कुछ और नया क्लियर हो जाएगा। तो आप, अगर आप पढ़ते जा रहे हैं उसके साथ साथ आप पेन और पेपर लेके अगर उनको नोट डाउन करेंगे ना, तो आपकी जो एक्सेप्टेंस वाली क्वालिटी है ना, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। मतलब आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप जो सुन रहे हो उसको एक बार लिखते जाओगे। और दूसरा फ़ायदा उसका ये होगा कि जब भी आपको एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करना है तो आप जल्दी से रिवाइज कर सकते हो वो नोट्स को देख के। क्योंकि हम एग्ज़ाम टाइम पर इतने सारे वीडियोस को एक साथ हम पूरा रिवाइज नहीं कर सकते, तो जो हमारे पेपर पे लिखा हुआ होता है उससे हम काफ़ी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। और साथ में आपकी एक्सेप्टेंस और वो जो ग्रास्प करने की जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। इसके पहले हम देख लेते हैं इसके पहले वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। तो हमने ऋग्वैदिक इरा की पॉलिटिकल लाइफ और ये सब के बारे में पढ़ा था। उसके पहले हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे। ठीक है, तो जो ओरिजिन है वो अभी तक डिबेटेबल है, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेबल ये है कि जो आर्कटिक रीजन, वो सेंट्रल एशिया और यूरोप वाले रीजन से आर्यंस इंडिया में आए थे। नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स के जो पासेस है उनसे इंडिया में एंटर हुए थे और इनिशियली ये लोग इंडस रीजन में ही सेटल्ड हो गए थे। ठीक है, इस रीजन को क्या बोलते हैं, सप्त सिंधु रीजन, क्योंकि यहाँ 7 रिवर्स फ्लो करती है। एक तो पंजाब की 5 रिवर्स, साथ में इंडस रिवर और सरस्वती रिवर, ऐसे 7 रिवर फ्लो करती है, इसलिए इसको सप्त सिंधु रीजन भी बोला जाता था। अब इनकी पॉलिटिकल लाइफ में क्या था, पॉलिटिकल लाइफ में कुल जो था वो बेसिक यूनिट हुआ करती थी। ठीक है, उसका हेड होता था, कुल का हेड होता था हमारा कुलपति। ठीक है, कुल, बहुत सारे कुल या फैमिली मिलके क्या बनाते थे, विलेज, और विलेज का हेड कौन होता था, ग्रामिनी। ग्रामिनी, ठीक है, और ऐसे ही विलेज मिलके बहुत सारे क्या बनाते थे, विश, या डिस्ट्रिक्ट भी हम उसको बोल सकते हैं, या क्लान भी हम बोल सकते हैं, जिसका हेड हुआ करता था विश्यपति। ठीक है, विश, ऐसे बहुत सारे विश मिलके क्या बनाते थे, जन या फिर ट्राइब, और हर ट्राइब का एक हेड हुआ करता था जिसको हम बोलते थे राजा। ठीक है, ये उस टाइम की पॉलिटिकल लाइफ हुआ करती थी। उसके साथ वहाँ पे मोनार्की चलती थी, राजा का बेटा राजा होता था, हेरिडिटरी सिस्टम था। ठीक है, साथ में राजा को असिस्ट करने के लिए पुरोहित और सेनानी हुआ करते थे, जो उसको असिस्ट करते थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, और 2 ग्रुप हुआ करते थे, एक होता था सभा, एक होती थी समिति। ठीक है, सभा में कौन होता था, सारे जो एल्डर्स हुआ करते थे वो सभा में आते थे, और समिति जिसमें
सभी लोगों की जो जनरल असेंबली होती थी वो समिति में। इसको आप एक बार ऐसे भी समझ सकते हो, जो घर के बड़े बुजुर्गों की मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं सभा, और जिसमें सब लोग, बच्चे बूढ़े मम्मी पापा सब लोग इंक्लूडेड होते हैं और डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं समिति। ठीक है, ऐसे हुआ करता था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमने पढ़ा था, सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में क्या होती थी, सोसाइटी होती थी पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब फादर डोमिनेटिंग होती थी और मोनोगैमी उस टाइम चलती थी। लेकिन जो रॉयल फैमिली होती थी राजा महाराजाओं की, उनकी पॉलीगैमी भी चलती थी। और जो वाइफ होती थी घर में, वो क्या करती थी, पूरे घर का टेक केयर, हाउस होल्ड वर्क को देखने का काम करती थी। लेकिन साथ में वुमेन को इक्वल राइट होता था, अपनी इक्वल अपॉर्चुनिटी होती थी अपना डेवलपमेंट करने के लिए, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करने के लिए, जैसा कि मेन को होती थी। ठीक है, उसके अलावा वुमेन असेंबलीज को भी अटेंड कर सकती थी। और उस टाइम कोई सती सिस्टम नहीं था, ना ही कोई चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी। ये दोनों गलत चीज़ें उस टाइम पे नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सोशल के बाद इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में क्या देखा था हमने कि जो ऋग्वैदिक आर्यन हुआ करते थे वो मेनली पेस्टोरल पीपल थे, कैटल रियरिंग पीपल थे। ठीक है, और उनकी वेल्थ को भी हम कैसे एस्टिमेट किया जाते हैं करते थे, उनके नंबर ऑफ कैटल्स के हिसाब से उनकी वेल्थ को एस्टिमेट किया जाता था। लेकिन जब उनको आयरन के बारे में पढ़ा, आयरन का यूज़ उन्होंने सीख लिया, तब उन्होंने बहुत सारे फॉरेस्ट को क्लियर करके एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया। ठीक है, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, उसके साथ में क्या हुआ, फॉरेस्ट क्लियर किया। फॉरेस्ट क्लियर किया तो बहुत सारा वुड अवेलेबल था, तो कारपेंट्री भी स्टार्ट हुई। कारपेंट्री भी एक वर्क था जिसमें वो लोग चैरियट बनाते थे और प्लॉ बनाते थे एग्रीकल्चर करने के लिए। ठीक है, फिर वहाँ के लोग, हमने जैसे पढ़ा कि वो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी पहनते थे, तो गोल्ड स्मिथ भी हुआ करते थे। अब देखो एग्रीकल्चर हो रहा है तो पॉटरी भी जरूरी आएगी, काम में आएगी। तो पॉटरी मेकर्स भी हुआ करते थे जो पॉटरी बनाते थे। ठीक है, अब वो लोग क्लोथ्स पहनते थे तो स्पिनर भी हुआ करते थे जो स्पिनिंग का काम करते थे। क्या स्पिन करते थे, वो कॉटन और वूल को स्पिन करते थे, फैब्रिक बनाते थे। ठीक है, ये एक काम हुआ करता था। पॉटरी मेकर तो होता ही था। अब वहाँ पे जो ट्रेड होता था वो कैसा हुआ करता था, इनिशियली तो बार्टर टाइप का ट्रेड होता था, एक्सचेंज करते थे। लेकिन जो बड़े ट्रांजेक्शन हुआ करते थे उसमें वो गोल्ड कॉइन यूज़ किया करते थे, और उस गोल्ड कॉइन को ही हम क्या बोलते हैं, निष्का बोलते थे। क्लियर है इतना? ये हो गया हमारा अर्ली वैदिक के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक के बारे में। लेटर वैदिक में क्या हुआ, जो पहले आर्यन जहाँ इंडस वैली में रहते थे, अब वो लोग किधर शिफ्ट कर जाएंगे, और अंदर की साइड मूव करेंगे और गंगा वैली के ईस्टर्न साइड पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे वो लोग, देखिए ये जो है, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं वो लेटर वैदिक टाइम में होते हैं। जो ऋग वैदिक टाइम में लोग यहाँ रह रहे हैं सप्त सिंधु रीजन में, फिर यहाँ से ये लोग इधर की साइड मूव करने लग जाएंगे और ये सारे अलग अलग किंगडम्स फॉर्म हो जाएंगे, जैसे कुरु, पांचाला, कौशाला, मल्ला, भज्जी, अंग, मगध, चैत्या, वत्सा, अवंती, अवंती मतलब उज्जैन, मत्स्या, सूरसेना, असाका, गांधारा, इसकी कैपिटल तक्षशिला हुआ करती थी। ठीक है, तो ये 60, ये ही आगे जाके क्या बनेंगे, 16 महाजनपद बनेंगे। क्या बनेंगे, 16 महाजनपद, जिनके 16 रूलर हुआ करते थे, जो अपने अपने लेवल पे क्या था, स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे। और फिर बाद में इन सब में से कौन इमर्ज होके आएगा, मगध इमर्ज होके आएगा। वो मगध क्यों जीतता है वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए आप देखो कि ये धीरे धीरे क्या होता है, ये किंगडम बनना स्टार्ट हो जाएंगी छोटी छोटी। ठीक है, जिनको हम महाजनपद बोलेंगे। चलिए, तो ये यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आर्यंस होते हैं वो ईस्ट की तरफ फर्दर मूव करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, और आर्यंस कहाँ तक पहुँच जाएंगे, ईस्टर्न गैंगेटिक प्लेन्स तक पहुँच जाएंगे। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप इमर्ज होके आएंगे और किंगडम्स बन जाएंगे। ठीक है, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट इस टाइम पर जो डेवलपमेंट होता है इस पीरियड का, वो है ग्रोथ ऑफ लार्ज किंगडम। बड़ी बड़ी किंगडम बनना स्टार्ट हो जाएंगी। जो पहली दो बड़ी किंगडम बनती है स्टार्टिंग में, वो होती है हमारी कुरु और पांचाल। देखो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, और आप जितना मैप देखेंगे आपको उतना ही चीज़ें पता हो जाएंगी। ये देखो, ये कुरु और ये पांचाल, ये दोनों ही पहले, क्योंकि देखो यहाँ से हर चीज़ का कोई लॉजिक है, हिस्ट्री ऐसे ही नहीं लिखी गई है। अगर ऋग वैदिक टाइम में वो यहाँ रहते थे तो यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला एरिया आएगा और यहाँ की जो सबसे स्ट्रॉन्ग किंगडम बनेगी वो बनेगी कुरु और पांचाल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें, देखो
कुरु और पांचाल बनी, कुरु और पांचाल किंगडम फ्लरिश्ड हो गई बिगिनिंग में। उसके बाद जो कुरु थे उसमें दो राजा फेमस थे, एक तो राजा परीक्षित और एक राजा जन्मजय, फेमस रूलर थे कुरु किंगडम के, ठीक है। साथ में फिर जो हमारी दूसरी किंगडम कौन सी थी, पांचाला किंगडम, उसके दो कौन से राजा थे, प्रवाहना और जयवेली, ये दोनों पॉपुलर किंग हुआ करते थे पांचाला के, ठीक है। ये सब पेट्रोन ऑफ लर्निंग थे। पेट्रोन ऑफ लर्निंग मतलब इनको हर कुछ सीखने में बड़ा इंटरेस्ट आता था। लेकिन जब कुरु और पांचाल फॉल हो गए, मतलब ये किंगडम्स डिक्लाइन हुई, तो और दूसरी किंगडम स्टार्ट हुई इमर्ज होना, जैसे कौशाला, काशी, विदेहा, ये सब प्रोमिनेंट में आई। जैसे देखो मैं आपको इनकी प्लेस भी बता देती हूँ। देखो ये आ गई कौशाला, ठीक है। वैदेही इसमें नहीं है। एक तो कौशाला थी, ठीक है। दूसरी कौन सी थी, कौशाला, काशी, ये देखो इसमें है, ये कौशाला, ये काशी, ये इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। चलो विदेहा, मिथिला, जनक दुलारी सुना होगा ना तुमने। सीता जी तो जो थी वो विदेहा की थी, जिसकी कैपिटल मिथिला थी, और वहाँ के राजा का नाम भी जनक था, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली यहीं से ली गई हैं। देखो मैं तुमको इस बुक में लिखा हुआ भी एक क्लियरली बताऊंगी। कौशाला, काशी, विदेहा प्रोमिनेंस में, उनके जो काशी थी उसका फेमस रूलर थे अजातशत्रु, जो विदेहा थी उसके फेमस रूलर हुआ करते थे जनक, जिसकी कैपिटल थी मिथिला, ठीक है। तुमने रामायण देखी हो तो उसमें पढ़ा होगा मिथिला नरेश, उसको बोलते थे जनक को, या मिथिला की राजकुमारी सीता जी को बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद मगध, अंग, वंग, ये सब लोग भी ईस्टर्न मोस्ट ट्राइबल किंगडम बनी, ठीक है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में हमारी इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो नॉर्थ में इंडिया है उसको बोला गया आर्यवर्ता, क्योंकि वहाँ पे आर्यंस रहने लग गए थे। जो बीच वाला एरिया है उसको बोलते थे सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल वाला जो पोर्शन है उसको बोलते थे मध्य देशा, मध्य में जो देश है उसको मध्य देशा, ठीक है। और उसके बाद जो साउथ में इंडिया है उसको क्या बोलते थे, दक्षिण पथ बोलते थे, ठीक है। मैं आपको एक बार और सारी किंगडम्स दिखाती हूँ। ये देखो इसमें देखो पांचाला, कौशाला, काशी, फिर अवंती, छेदी, मत्स्या, सूरसेना, वज्जी, माला, अंगा, मगध, ये सारी कैपिटल हुआ करती थी, ठीक है। और इसी के हिसाब से इसको डिवाइड किया था। ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको क्या बोलते थे, आर्यवर्ता बोलते थे। जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है इसको बोलते थे मध्य देश, अब इसी का नाम मध्य प्रदेश भी पड़ा, पहले इसको मध्य देश बोलते थे। और जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है इसको बोलते थे दक्षिण पथ, ठीक है। ये ऐसे चलता था। चलिए इसके आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम अब पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी हुआ करती थी लेटर वैदिक टाइम में। अब लेटर वैदिक टाइम में तो क्या हो गया था, बड़ी बड़ी लार्ज किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में। तो बहुत सारे जना और ट्राइब एक साथ मिलके क्या फॉर्म कर लेते थे, जनपद फॉर्म कर लेते थे, या फिर राष्ट्र बना देते थे लेटर वैदिक टाइम में। इसी के वजह से जनपद देखो एक चीज़ समझो, जो ऋग वैदिक टाइम में था वो जन बन रही थी, या फिर ट्राइब हम जिसको बोलते थे। ऐसी बहुत सारी ट्राइब मिलके क्या बनाते थे, जनपद बनाते थे। ऐसी बहुत सारे जनपद जब आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, महाजनपद। और उनमें से ऐसे 16 महाजनपद बन के सामने आते हैं। और उनमें से भी सिर्फ मगध जो था वो सरवाइव कर पाता है, सबको हरा देता है, अपने आप में एमलगेट कर लेता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखो रॉयल पावर जो होती थी, एक रॉयल पावर हैड इंक्रीज अलॉन्ग विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ किंगडम। जितनी बड़ी उसकी साइज हुआ करती थी उसकी किंगडम की, उतनी ही रॉयल पावर इंक्रीज हो जाती है। मतलब जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा राजा का पावर हुआ करता था। उसके अलावा किंग जो होते थे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत सारे रिचुअल और सेक्रीफाइस किया करते थे। जैसे राजसूय यज्ञ, इसमें कॉन्स्क्रीशन सेरेमनी होती थी। मतलब जो भी राजा होता था उसको राजा बनाने के लिए एक सेरेमनी की जाती है, उसको राजसूया बोलते थे। दूसरा होती थी अश्वमेधा हॉर्स सेक्रीफाइस। मतलब अश्वमेधा तुमने देखा होगा रामायण में,
वो राम भगवान लास्ट में क्या करते हैं, अपना एक हॉर्स होता है उसको छोड़ देते हैं, जिसको लव कुश पकड़ लेते हैं। उसका क्या क्या क्राइटेरिया होता है, ऐसा होता है कि जो हॉर्स छोड़ा जाता है वो जहाँ जहाँ तक जाता है उतनी टेरिटरी वो राजा की हो जाती है। अगर कोई वो हॉर्स को पकड़ के राजा को चैलेंज करता है तब राजा उससे युद्ध करने जाता है। अगर वो जीत जाता है तो वो राजा की टेरिटरी में आ जाता है, अगर राजा हार जाता है तो वो टेरिटरी जिसकी थी वो उसके पास चली जाती है। ठीक है, ये होता है अश्वमेध यज्ञ या फिर हॉर्स सेक्रीफाइस। फिर एक होता है वाजपेय। वाजपेयी में क्या होता है, चैरियट रेस होती है। इसमें चैरियट मतलब होता है रथ, रथ लेके ये लोग रेस करते हैं और जो जीत जाता है उसमें वो राजा का हो जाता है। ठीक है, किंग्स जो होते थे वो बहुत सारे टाइटल एज्यूम कर लेते थे अपने लिए, एक राट, सम्राट, से सम्राट नाम सुना होगा ना, एक राट मतलब मैं ही राजा हूँ, सम्राट मतलब मैं सबका राजा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो लोग टाइटल अपने आप को देते थे। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में बहुत सारे नए ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होने लग गए एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अब किंगडम बड़ी हो गई तो किंगडम को असिस्ट करने के लिए, राजा को असिस्ट करने के लिए उसके जो ऑफिसर्स होंगे वो भी बड़े होंगे। ठीक है, जो पुरोहित थे वो तो वही हैं, सेनानी भी वही हैं, ग्रामीणी भी वही है। इसके अलावा एक ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करता था, एक टैक्स कलेक्टर होता था जो गांव वालों से टैक्स कलेक्ट करते थे, कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब का हिसाब रखता था। एक रॉयल मैसेंजर होता था जो क्या करता था, अलग अलग किंगडम से जाके वहाँ मैसेज दिया करता था, राजा के मैसेज इधर देना उधर देना, दूसरे राजा के मैसेज दूसरे राजा के पास ले जाना, ये सारी चीज़ें होने लग गई थी। ठीक है, लोअर लेवल पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था वो विलेजेस में अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस थी समिति और सभा की वो ख़त्म हो गई थी। जो ऋग्वैदिक टाइम में दो चीज़ें चलती थी, सभा और समिति। ठीक है, इन दोनों की इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड में आके। फिर इकोनॉमिक लाइफ में क्या होता था, इकोनॉमिक लाइफ में आयरन का एक्सटेंसिवली यूज़ होने लग गया। इस पीरियड में आयरन का जब एक्सटेंसिवली यूज़ हो गया तो उसके वजह से मोर फॉरेस्ट को इन्होंने क्लियर किया और ज़्यादा से ज़्यादा लैंड इनको मिला कल्टीवेशन के लिए। तो एग्रीकल्चर अब चीफ ऑक्यूपेशन हो गया। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या चीफ ऑक्यूपेशन था, ये लोग पेस्टोरल पीपल थे। ठीक है, तो कैटल रियरिंग इनका मेन ऑक्यूपेशन था, लेकिन अब एग्रीकल्चर इनका मेन ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, तो इन लोगों ने कल्टीवेशन करना सीख लिया। क्या क्या ये कल्टीवेट कर लेते थे, बार्ले, राइस, वीट, ये सब ग्रो कर लेते थे। मैन्योर के बारे में इनको पता चल गया था कि खाद कैसे डालनी है जिससे ज़्यादा अच्छा ग्रोथ हो सके, इसके बारे में इनको पता चल गया। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जैसे मेटल वर्क, लेदर वर्क, कारपेंट्री, पोट्री मेकिंग, ये सब चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस हो रही थी इकोनॉमिक लाइफ में। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल ट्रेड हुआ करता था, साथ में फॉरेन ट्रेड भी बहुत ज़्यादा होता था। लेटर वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो सी के साथ फैमिलियर थे और वो बेबीलोन जैसी कंट्री से भी ट्रेड किया करते थे। बेबीलोन मतलब ईरान, वो उधर सेंट्रल एशिया की एक कंट्री है बेबीलोनिया, वहाँ पे ये लोग ट्रेड किया करते थे। ठीक है, इसके बाद बेबीलोन वही जगह जहाँ पे अलेक्जेंडर की डेथ होती है। अब अलेक्जेंडर कौन है वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। ठीक है, इसके बाद क्लास ऑफ हेरिडिटरी जो थी, जैसे मर्चेंट, बनिया, वो स्टार्ट हो गई। बनिया सुना होगा, जो मर्चेंट्स होते हैं, जैसे जो बिजनेस में मेन काम करते हैं, वो एक क्लास थी, वो स्टार्ट हो गई थी। मतलब बनिए का बेटा ही बनिया होगा, वैसा अभी हेरिडिटरी प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी लेटर वैदिक टाइम में। वैश्यास जो होते वो भी ट्रेड और कॉमर्स करते थे और अपने आप को गिल्ड में ऑर्गेनाइज कर रखा था इन्होंने। और उस टाइम की जो करेंसी हुआ करती थी लेटर वैदिक की, निष्का, तो ऋग्वैदिक टाइम की जो करेंसी थी उसके साथ और गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन आ गए थे। जो गोल्ड कॉइन होता था ना उसको क्या बोलते थे ये लोग, सतमाला। ठीक है, और जो सिल्वर कॉइन होता था उसको बोलते थे कृष्णाला। तो अब ऋग्वैदिक टाइम में तो एक ही करेंसी थी, निष्का। अब लेटर वैदिक में 3 करेंसी हो गई, एक तो निष्का भी हो गई, साथ में सतमाला, और तीसरी हो गई कृष्णाला। ठीक है, ये करेंसी एक्सचेंज के लिए यूज होती थी। अब सोशल लाइफ में क्या हो गया, लेटर ऋग्वैदिक टाइम में ऐसा कोई सोशल डिवीजन नहीं था, अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब लोग कौन होते थे, ऐसा कोई डिवीजन नहीं था उनकी सोशल लाइफ में। बस एक था कि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, फैमिली डोमिनेटिंग, फैमिली में कौन डोमिनेट करता था, फादर डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। लेकिन अब सोसाइटी में डिवीजन होना स्टार्ट हो गया। 3 डिवीजन हुए सोसाइटी के। सबसे ऊपर आते थे ब्राह्मण्स,
उसके बाद आते थे क्षत्रिय, उसके बाद आते थे वैश्य और फिर आते थे शूद्र। इसे वर्ण सिस्टम स्टैब्लिश हो गया था लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, दो हायर, इसमें से भी जो ब्राह्मण्स और क्षत्रिय होते थे वो हायर क्लास में आते थे, और जो वैश्य और शूद्र होते थे वो लोअर क्लास में आते थे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रिविलेज यार एक सेकेंड, जो प्रिविलेज ब्राह्मण और क्षत्रिय को इंजॉय करते थे वो वैश्य और शूद्र को वैसा कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण जो होते थे उनको हायर पोजीशन दी जाती थी, जबकि जो क्षत्रिय होते थे वो हायर स्टेटस, मतलब जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारी जो पुराने जो सीरियल्स वगैरह आते हैं, रामायण महाभारत, उसमें क्या होता था, जो राजा होता था ना उनका स्टेटस सबसे ऊपर होता था, और उनके अंदर कौन काम करता था, ब्राह्मण, मतलब उन्हीं के साथ रहते थे इससे। लेकिन राजा क्या करता था, ब्राह्मण्स की बहुत इज्जत करते थे, ठीक है। और ये ब्राह्मण जो होते थे वो किसको असिस्ट करते थे, राजा। तो ये दोनों इंटरमीडिएट मतलब आपस में रिलेटेड थे और दोनों हायर पोजीशन पे आते थे, ठीक है। अब देखो, जो बहुत सारी सब कास्ट थी वो भी इमर्ज हो गई ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। तो ऐसे वर्ण सिस्टम काफ़ी पॉपुलर हो गया लेटर वैदिक टाइम में। फिर जो फैमिली थी, पावर ऑफ द फादर इंक्रीज हो गई, और जैसे ऋग वैदिक टाइम में भी पेट्रियार्कल सोसाइटी, लेकिन लेटर वैदिक टाइम में जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गए, और जो स्टेटस था वुमेन का वो इम्प्रूव तो नहीं हुआ और ख़राब हो गया। अब जो वुमेन थी उनको इन्फीरियर कंसिडर करने जाने लगा, और सबऑर्डिनेट टू मैन, मतलब उसको मैन के अंदर रहना पड़ेगा, मतलब वुमेन अपनी सारी पावर लूज कर चुकी थी। ऋग वैदिक टाइम में उसको जो पॉलिटिकल राइट्स हुआ करते थे असेंबलीज अटेंड करने की, अब वो भी ख़त्म हो गए। साथ में चाइल्ड मैरिज कॉमनली होने लग गई, बच्चों की बचपन में ही शादियां करा दिया जाती थी, ठीक है। उसके अलावा अत्रेय ब्राह्मणा के अकॉर्डिंग जो डॉटर होती थी वो सोर्स ऑफ मिजरी होती थी, दुख का कारण होती थी, ठीक है। इसके अलावा जो वुमेन होती थी रॉयल हाउस होल्ड की, वो उनको थोड़े प्रिविलेज थे, लेकिन जो लोअर फैमिली या कॉमन फैमिली की जो वुमेन हुआ करती थी उनके सारे राइट्स ख़त्म हो गए थे, ठीक है। तो लेटर वैदिक में सोसाइटी पे ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा, सोसाइटी काफ़ी मिजरेबल कंडीशन में आ गई थी, सोसाइटी में डिवीजन काफ़ी हो गए थे। हाँ, बट एक चीज़ ये थी कि इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही थी, ठीक है। अब रिलीजन में क्या चेंजेस हुए, देखो, जो अर्ली वैदिक टाइम के जो नेचुरल गॉड हुआ करते थे, इंद्र, अग्नि, उन सब की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई लेटर वैदिक टाइम में आके। अब इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, प्रजापति, विष्णु और रुद्र, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रजापति कौन होते थे, क्रिएटर। विष्णु कौन होते थे, प्रोटेक्ट करने वाले, प्रोटेक्टर। और रुद्र क्या होते थे, डिस्ट्रॉयर, जो भी गलत चीज़ें उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करते थे, रुद्र करते थे, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड में ये होने लग गया था। फिर जो सेक्रीफाइसेस था ना वो भी इम्पॉर्टेंट था, और रिचुअल्स कनेक्टेड विद दिस बिकेम मोर एलैबोरेट, मतलब अब बहुत ज़्यादा लंबे लंबे रिचुअल्स बना दिए थे, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया था प्रीस्ट ने, ठीक है। जो प्रेयर का इंपॉर्टेंस था वो डिक्लाइन हो गया था, और सेक्रीफाइसेस ज़्यादा होने लग गए थे, हॉर्स सेक्रीफाइस, ये सारी चीज़ें, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा होने लग गए थे। जो प्रीस्टहुड था, मतलब जो पंडित गिरी थी ना, वो यहाँ से प्रोफेशनल हो गई थी और हेरिडेटरी हो गई थी, मतलब पंडित का बेटा पंडित कहलाएगा, ठीक है, वैसा हो गया था। फिर जो फॉर्मूले थे सेक्रीफाइस के, और उनको इलेबोरेट कर दिया गया था प्रीस्टली क्लास में। और जब ये एंड हुआ इस पीरियड का, तब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन हुआ अगेंस्ट प्रीस्टली डोमिनेशन। देखो, जब कोई भी चीज़ डोमिनेटिंग हो जाती है ना, तो एक टाइम बाद उसका अपोज होने लगता है। अब लेटर वैदिक टाइम में बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स का डोमिनेशन बढ़ गया था, प्रीस्टली डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल्स बहुत ज़्यादा इलेबोरेटेड हो गए थे, ऊपर से संस्कृत में होते थे तो कॉमन पीपल को समझ में ही नहीं आते थे। इसके वजह से बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का जन्म हुआ। ये किसका, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ग्रोथ डायरेक्ट रिजल्ट है ये इलेबोरेटेड सेक्रीफाइसेस का, क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आते थे, वो चाहते थे कि हम उस लैंग्वेज में प्रे करें जिसमें हमको समझ में आए। उनको कुछ समझ में ही नहीं आता था, सिर्फ जो प्रीस्टली क्लास थी वो ही संस्कृत में जो भी होता था वो करती रहती थी, ठीक है, रिचुअल्स एंड ऑल। अब देखो दूसरी चीज़ क्या हुई, और जो उपनिषद हुआ करते थे जिसमें फिलोसॉफिकल टेक्स्ट लिखे हुए थे, हिंदू फिलोसफी के बारे में लिखा हुआ था, उनमें भी अब क्या हुआ, ये जो यूजलेस रिचुअल्स होते थे उनको छोड़ के अब जो उपनिषद थे वो मेनली किस पे इंसिस्ट करने लग गए थे, ट्रू नॉलेज पे। पीस के लिए, साल्वेशन के लिए ट्रू नॉलेज के पीछे आप जाइए, इसके बारे में उपनिषद बोलने लग गए थे, ठीक है।
तो ऐसे करके लेटर वैदिक टाइम में, लेटर वैदिक पीरियड के बाद जैनिज्म और बुद्धिज्म का ग्रो हुआ। ठीक है, तो लेटर वैदिक में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा लेटर वैदिक टाइम में जो ऋग्वैदिक पीपल थे, आर्यंस थे, वो किधर की साइड आ गए थे, हमारे गंगा वैली की, ईस्टर्न गंगा वैली के साइड आ गए थे, और बहुत सारी बड़ी बड़ी किंगडम इस टाइम पे ग्रो होने लग गई थी। ठीक है, फिर पॉलिटिकल लाइफ में हमने देखा कि पॉलिटिकल लाइफ में अब पैट्रियार्कल सोसाइटी के साथ साथ जो बड़े बड़े किंगडम्स थे वो सब इमर्ज होने लग गए थे। ठीक है, अब लार्जर किंगडम्स बने थे, तो लार्जर किंगडम्स बनने के लिए उनको असिस्ट करने के लिए राजा के पुरोहित और सेनानी के साथ साथ क्या कौन कौन होते थे, ट्रीजरी ऑफिसर हुआ करता था, जो क्या करता था, ट्रीजरी को देखता था कितना फंड आया है, कितना पैसा इकट्ठा हुआ है। टैक्स ऑफिसर होता था कि किससे कैसे टैक्स लेना है, और रॉयल मैसेंजर होता था जो राजा का मैसेज दूसरे राजा के पास ले जाया करता था। ठीक है, फिर सोशल लाइफ में हमने देखा कि 4 डिवीजन हो चुके थे सोसाइटी के। ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे अपर लेडर में आते थे, उनके नीचे वैश्य आते थे और शूद्र, ये दोनों को प्रिविलेज दिए जाते थे, इन दोनों को कोई प्रिविलेज नहीं दिए जाते थे। ठीक है, फिर प्रीस्टली क्लास डोमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ब्राह्मण्स और जो प्रीस्टली क्लास थी उसने रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कर दिया था, सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए थे, इसके वजह से इन लोगों को फेस करना पड़ा। अब ये बहुत ज़्यादा अपोज हुआ इस चीज़ का, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा रिचुअल्स इलेबोरेट हो रहे, इसके वजह से फिर जैनिज्म और बुद्धिज़्म का ग्रो हुआ। ठीक है, और इस टाइम में सोसाइटी की कंडीशन में बहुत बड़ा चेंज एक आया था कि वुमेन की कंडीशन बहुत डिटेरियरेट हो गई थी, चाइल्ड मैरिज काफ़ी होने लग गई थी, फिर सती सिस्टम भी स्टार्ट हो गया था इस टाइम से। ठीक है, ये चीज़ें होने लग गई थी। ठीक है, अब इकोनॉमी में क्या चेंजेस हुए, तो इकोनॉमिक लाइफ में अच्छा चेंज हुआ। इकोनॉमी में आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो एग्रीकल्चर अच्छा स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चर किया, और साथ में मैन्योर के बारे में इनको नॉलेज होगा कि कैसे हम कल्टीवेशन को और बढ़ा सकते हैं। फिर बार्ली, राइस, वीट, ये सब ये लोग ग्रो करते थे। फिर इंडस्ट्री काफ़ी फ्लरिश हो रही थी, इंडस्ट्री जैसे कि मेटल वर्कर, कारपेंट्री और पॉटरी मेकिंग, ये सारी चीज़ों में काफ़ी प्रोग्रेस हो रहा था। इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, ये सब कुछ चल रहा था। करेंसी ऑफ एक्सचेंज में जो निष्का थी ऋग्वैदिक टाइम की वो तो यूज़ होती थी, साथ में सतमाला जो गोल्ड कॉइन है प्लस कृष्णाला ये भी यूज़ होने लग गई थी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ हमारा लेटर वैदिक पीरियड ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ऋग वैदिक और अर्ली लेटर वैदिक का जब मैं रिवाइज कराऊंगी तो मैं आपको कंपैरिजन करके भी बताऊंगी कि ऋग वैदिक से लेटर वैदिक में क्या चेंज हुआ। उसके पहले आप एक बार ऋग वैदिक और लेटर वैदिक पढ़िए, ऋग वैदिक को एक साइड लिखिए, लेटर वैदिक को एक साइड लिखिए, आपको दोनों का कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। और यही बहुत अच्छा तरीका है ऋग वैदिक और लेटर वैदिक टाइम पढ़ने का, ये कंपैरिजन फॉर्म में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर द डे, और आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।